सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। अध्याय 2 हम लोग कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान का पढ़ रहे थे, परमाणु की संरचना। थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है, कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बोर का परमाणु मॉडल, जिसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि बोर के परमाणु मॉडल की जो पृष्ठभूमि है वो 2 चीजों पर टिकी हुई है। एक तो इन्होंने बताया था कि जो परमाणु का कण होता है वो तरंग की भांति और कण की भांति जो है व्यवहार करता है। इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि तरंग की प्रकृति क्या होती है, यह कैसे बना था। जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि जो ऊष्मा होता है, ऊष्मीय कण होते हैं, उसके बारे में, तरंग के बारे में, ऊष्मीय तरंग के बारे में हमें सबसे पहले पता चला था कि जो गर्म वस्तुएं होती हैं वह क्या होता है कि वह ताप को अवशोषित करती हैं और उसका उत्सर्जन करती हैं, जिससे ऊष्मीय तरंगों का उत्सर्जन होता है, उत्पन्नता होती है। तो वही जो विकिरण तरंग के रूप में था, उसमें विकिरण तरंग के रूप में, उसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा और चर्चा करेंगे और उसके बाद इसमें कुछ फार्मूले भी आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद फिर अगली वीडियो में उन फार्मूलेज को मैं आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं आपके महत्वपूर्ण, जिसमें कि मैं आपको एक एक करके उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि जो इसमें भी उसमें विकिरण में कण उत्पन्न होते हैं वह दोलायमान गति करते हैं, दोलायमान गति करते हैं और वो जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये पहला पॉइंट आपका है कि जो ऊष्मीय कण में उत्पन्न तरंगें होती हैं वह दोलायमान गति करती हैं तथा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और ये अपनी संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये 2 पॉइंट यहां से निकल के आते हैं कि जो इसमें तरंगे होती हैं वो दोलायमान गति जो होती है वो इस तरह से होती है। ये आपने देखा होगा, जैसे पिछली बार वीडियो में मैंने इस तरह की एक संरचना बना के भी दिखाया था आपको। तो ये इनकी दोलायमान गति इस तरह से होती है। दूसरा बिंदु इसमें क्या होता है कि इसमें अब जैसे कि ये अगर हम इसको विद्युत तरंगे मान लें तो चुंबकीय तरंगे इसके लंबवत होंगी, ठीक है। एक जो है अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा तो एक क्या होगा, वर्टिकल, यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे है तो दूसरा कैसे होगा, इस तरह से होगा। इन्हीं दोनों को इसमें मर्ज किया गया है तो ये संरचना आपको प्राप्त होती है। यानी कि पहला क्या है, तो ये जो इनकी दिशा होंगे इसे कहते हैं संचरण की दिशा। क्या कहते हैं, संचरण की दिशा, यानी कि तरंगों की जो दिशा होती है, जिस दिशा में वह गति करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं संचरण की दिशा। तो ये जो इनकी संचरण की दिशा होती है और ये जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है, तो आप देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम इसे विद्युत इलेक्ट्रिक क्षेत्र माने और इसे चुंबकीय मैग्नेट माने तो ये दोनों को जब आप मिलाएंगे तो एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। और ये दोनों जो है, जो इनकी संचरण की दिशा है, अभी देखेंगे जैसे विद्युत के संचरण की दिशा ये है तो मैग्नेट के संचरण की दिशा, यानी कि इस तरह से आप अगर एक्स वाई बनाए, ये एक्स एक्स डैश हो गया, वाई वाई डैश बनाए, तो अगर विद्युत क्षेत्र एक्स एक्स डैश में डायरेक्शन में मूव करेगा तो वाई वाई डैश में क्या करेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मूवमेंट होगा। तो पहला पॉइंट निकल के आया कि
इन तरंगों के रूप में कि जो उसमें विकिरण से तरंगे प्राप्त होती हैं वह दोलायमान गति करती हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंगों की संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट था, इससे जुड़ा हुआ। तरंगों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो पॉइंट हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। 3-4 पॉइंट है आपका। तो ये आपका पहला पॉइंट रहा। दूसरे पॉइंट की हम चर्चा करते हैं, वह है आपका कि जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग, जल तरंग, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है आपका कि जो ध्वनि तरंग होती है, जल तरंग होती है, विद्युत या चुंबकीय, 4 प्रकार की तरंगों का नाम लिखा हुआ है मैंने। तो ये जो चारों तरंगें होती हैं इस प्रकार की, इन तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? गति के लिए, यानी जो इनके संचरण की दिशा है उसके लिए, गति के लिए इनके माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी गति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निर्वात में भी गति कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि ये जो 4 प्रकार की तरंगें मैंने लिखा हुआ है, ध्वनि तरंग, जल तरंग, विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग, इन तरंगों को किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता गति के लिए नहीं होती। ये निर्वात में भी गति कर सकते हैं, यानी कि इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के भी ये गति कर सकते हैं। इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है हमारा, ये जो उसमें विकिरण से तरंगें प्राप्त होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, जो उनकी क्षमता होती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी यानी किलो हर्ट्ज में मीजर करते हैं। इसमें मापते हैं, उसकी जो इकाई होती है वो किलो हर्ट्ज में होती है। तो जब हम उसको मीजर करते हैं तो उसके आधार पर हम 4 प्रकार के तरंगों के प्रकार को डिसाइड करते हैं। कितने प्रकार? 4। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप देख सकते हैं उसे। रेडियो तरंग, दूसरा आपका है सूक्ष्म तरंग, तीसरा है आपका अवरक्त तरंग, और चौथा है आपका साधारणतया दृश्य, साधारणतया दृश्य तरंग। ये 4 प्रकार की तरंगें होती हैं, ठीक है। ये हो गया रेडियो तरंग, दूसरा हो गया सूक्ष्म तरंग, तीसरा हो गया अवरक्त तरंग और चौथा हो गया साधारणतया दृश्य तरंग, ठीक है। अब देखिए इनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। उनके आधार पे हम इनके रेंज को, यानी उस रेंज के आधार पे हम इनको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो इस फ्रीक्वेंसी में आता है, जिसकी क्षमता वो होती है, उनको हम उस तरंगों के नाम से। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 10 to the power 6 हर्ट्ज, 10 to the power 2 हर्ट्ज, 10 to the power 13 हर्ट्ज, 10 to the power 15, ठीक है। अब देखिए ये चीजें हो गई। अब इनको विस्तृत रूप से थोड़ा सा मैं एक एक करके आपको जानकारी देता हूं।
देखिए उसमें विकिरण से जो तरंगें निकली उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर अलग अलग चीजें होती हैं। ये 4 जो महत्वपूर्ण है मैं उनकी चर्चा करूंगा। तो पहला हो गया आपका रेडियो तरंग, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज के नियर अबाउट होगी, इस रेंज में होगी, इस क्षेत्र में। वो कौन सी तरंगें होंगी? रेडियो तरंगे। और इनका कार्य क्या होता है? इनका उपयोग जो प्रसारण के कार्यक्रम होते हैं, रेडियो प्रसारण हो गया, दूरदर्शन का प्रसारण हो गया, उस क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा हो गया आपका सूक्ष्म तरंग, यानी कि सूक्ष्म मतलब होता है माइक्रो, बहुत ही छोटा। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻² हर्ट्ज। हर्ट्ज इनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी की इकाई है, जैसे मात्रक लगाते हैं उस तरह से। इसका उपयोग किया जाता है रडार में। जैसा कि आप जानते होंगे कि रडार एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र होता है जो जिसकी एक सीमा निर्धारित होती है। उस सीमा में किसी प्रकार की असुविधा या असंवैधानिक चीजें होती हैं, कोई भी अनवांछित घटना घटने वाली होती है, तो उसकी जानकारी हमें इसके द्वारा प्राप्त होती है, जो कि सेना वगैरह में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जो हमारे देश के या फिर राज्य के बड़े अधिकारी होते हैं, उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में किसी प्रकार की अगर अनवांछित घटना होने वाली होगी तो उस छोटी से छोटी रेंज में भी जो चीजें होंगी उसकी हमें जानकारी क्या होगी? पता चल जाएगी, जिससे हम उनको क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तीसरा है आपका अवरक्त तरंग, इसको माइक्रोवेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोवेव। और अवरक्त तरंग को क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। ये ज्यादातर क्या होता है कि जो गर्म चीजें होती हैं उनके लिए, जो पराबैंगनी किरणें वगैरह होती हैं सूर्य की, या गर्म कोई चीज किया जाता है तो उसके उत्सर्जन से ये प्राप्त होता है। इसका रेंज होता है 10⁻13 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज तक। ठीक है। उसके बाद इसी के बीच में एक रेंज होता है 10⁻15 हर्ट्ज। कितना? 10⁻15 हर्ट्ज। इसी 10⁻15 रेंज में ही ये आती हैं साधारणतया दृश्य तरंग। इसी को बोलते हैं विजिबल रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं? विजिबल रीजन बोलते हैं इसी को। यानी कि ये वो क्षेत्र होता है जो बिना किसी यंत्र की सहायता से हम अपनी आंखों से सारे दृश्यों को देखते हैं, या यह वह तरंगों का क्षेत्र होता है जिन क्षेत्रों में आंखों से हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो ये 4 प्रकार के तरंगों को आपने देखा, उनका उपयोग और उनके फ्रीक्वेंसी का रेंज। ठीक है। अब देखिए ये 4 बिंदु हैं आपके: आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, प्रकाश वेग और तरंग संख्या। जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसका ये अंतिम बिंदु है। तो इसमें आवृत्ति क्या होती है? किसी भी चीज का जो रिपीटेशन होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंगों की जो लेंथ होती है, जो इतनी लंबाई, संचरण की जो इसे दिशा हो गई, तो जितनी क्षेत्र में वह गति कर सकता है उसे तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का जो वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वेग कहते हैं। और जो है यूनिट टाइम में जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसके नंबर को हम क्या कहते हैं? तरंग संख्या। अब आवृत्ति को हम अगर आवृत्ति की यूनिट दिखाएं तो हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज दोनों में भी आप दिखा सकते हैं तरंग।
तरंग दैर्घ्य क्या होता है? संचरण की दिशा यानी तरंगों के द्वारा तय की गई दूरी, इसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो दूरी को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर। तरंग दैर्घ्य का क्या हो जाएगा? मात्रक। ये मैं मात्रक बता रहा हूं, ठीक है, मीटर हो गया। प्रकाश का वेग आप जानते ही हैं कि वेग के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश का वेग होता है, हमेशा आप याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड। और ये एक फिक्स क्वांटिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो प्रकाश का वेग है इसको हम v से दिखाते हैं, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है, सॉरी इसको c से दिखाते हैं और आवृत्ति को v से दिखाते हैं। v या इसी को न्यू बोलते हैं, थोड़ा सा इस तरह से ये बनता है। तो ये हो गया आपका। अब ये जो तीनों चीजें हैं आपकी, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और प्रकाश वेग, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, c = न्यू लैम्डा। c = न्यू, ये हो गई आपकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, और ये हो गया प्रकाश का वेग जिसकी वैल्यू हमने। तो इसी फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं, c = न्यू लैम्डा पे। यहाँ ये हो गई आवृत्ति हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज में, ये हो गया आपका लैम्डा मीटर में, c हो गया प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर। ये जो तरंग संख्या है इसको हम इसी न्यू बार से दिखाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी लिखा है हमने आवृत्ति न्यू बार से दिखाते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है 1/λ, यानी कि जो उसकी टोटल दूरी होती है वो यूनिट टाइम में आप अगर निकाल लोगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? और इसका होता है मात्रक मीटर इनवर्स। तो ये 4 पॉइंट थे आपके जो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें आपने देखा, ठीक है। तो जो आज का हम लोगों का टॉपिक था कि विकिरण जो तरंग के रूप में थी, उसके 3-4 पॉइंट हम लोगों ने देखे। पहला पॉइंट क्या था कि जो उसमें विकिरण से प्राप्त तरंगें होती हैं वह क्या करती हैं? दोलायमान गति करती हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में और संचरण की दिशा में, दोनों के ही परस्पर लंबवत होती है। दूसरा बिंदु क्या था कि ध्वनि तरंग, जल तरंग, विद्युत और चुंबकीय तरंग, इनको किसी माध्यम की आवश्यकता गति के लिए नहीं होती, और माध्यम की आवश्यकता न होने के कारण ये निर्वात में भी आसानी से गति। तीसरा मैंने बताया 4 प्रकार के तरंगे आपको, रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त और जो साधारणतया दृश्य होता है विजुअल विजन। रेडियो का उपयोग रेडियो के क्षेत्र में 10⁶ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, सूक्ष्म का 10⁻3, फिर इंफ्रारेड जो आपका अवरक्त था जो गर्म वस्तुओं से प्राप्त होता है, पराबैंगनी किरणों से मिलता है, तो उसका रेंज था 10⁻13 से 10⁻16, और उसी के बीच में 10⁻15 होता है जिसका उपयोग हम विजुअल रीजन के लिए करते हैं। और अंतिम बिंदु ये 4 पॉइंट आपके, कि आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, प्रकाश वेग और तरंग, और ये 2 महत्वपूर्ण फार्मूले आपके जिसपे आपको न्यूमेरिकल आते हैं। तो इन दोनों फार्मूले पे अगले वीडियो में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप इसे ध्यान से देखें, समझें, अपने नोट्स को पूरा करें। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।